हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फार्मा बाबा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने चैनल पे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जीपेट एंड नाइपर एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम लाइक डीएसएसबी, रेलवे, एम्स एक्सेट्रा के लिए अभी अपन ने एक सीरीज स्टार्ट की है जहां पे अपन फ्री वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको सारी पूरे फार्मेसी के सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो कवर करने को मिलेंगे और साथ ही में नॉन फार्मा पार्ट भी कवर करने को मिलेगा। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अभी तक हमने अपने चैनल पे फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसिस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, बहुत सारी निमोनिक्स के साथ ट्रिक्स अपलोड किए हैं, जिन्हें आप शॉर्ट्स के फॉर्म में ट्रिक्स अवेलेबल हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, है ना। और अभी तक हमने एंटीबायोटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी के कुछ टॉपिक्स लाइक ग्लाइकोसाइड एक्सेट्रा के वीडियोस डाले हैं, उन्हें भी आप चेकआउट करिए। अभी आज अपना टॉपिक रहने वाला है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। देखिए, तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो है, जो एंटी टीबी ड्रग्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है, टीबी का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस। और ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानने से पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, बट उसके लिए अपन अलग तरीके का अप्रोच क्यों फॉलो करते हैं, इवन दो कि हमारे पास इतनी सारी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं जो कि बैक्टीरियाज को किल कर सकती हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हमें माइकोबैक्टीरियम के बारे में कुछ खास चीज़ें जाननी पड़ेंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है या टीबी जो है, उसके लिए उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो थोड़ा अलग है एज इन कंपैरिजन विथ अदर बैक्टीरियाज। तो देखिए, जो सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है, ये सारे बैक्टीरियाज में कॉमन होता है, जो कि है प्लाज्मा, या फिर इसे ही सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है ना। देन पेप्टाइडोग्लाइकन पेप्टाइडोग्लाइकन भी ऑलमोस्ट सारे ही बैक्टीरियाज में पाया जाता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन भी एक कॉमन लेयर है। बट यहाँ पे कुछ अलग चीज आती है, जो है अराबेनो गैलेक्टन एंड माइकोलिक एसिड। तो देखिए, अरेबिनोगैलेक्टन और माइकोलिक एसिड दो ऐसी चीज़ें हैं जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सेल वॉल में पाई जाती हैं, है ना। इसलिए इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इट इज़ नॉट सेंसिटिव टू द ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स, और इसके लिए हमें मतलब साइंटिस्ट को एक्चुअली अलग तरीके की एंटीबायोटिक्स को डिराइव करना पड़ा, जो खास तरीके से टीबी को टारगेट करके उसे किल कर पा रही थी, है ना। तो अभी जब अपन देख रहे हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि टीबी ट्यूबरकुलोसिस होता किस बैक्टीरिया की वजह से है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर द टीबी। अब देखिए, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है, इट इज ऑफ रॉड शेप एंड इट इज स्ट्रिक्ट एरोब। मतलब ऑक्सीजन की नीड होती है इस बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए। विदाउट ऑक्सीजन इट इज डिफिकल्ट फॉर इट टू सरवाइव। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज अ स्ट्रिक्ट एरोब। तो ये कुछ खास बातें हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। अब देखिए, जो टीबी है ये दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है पल्मोनरी और एक हो सकती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। जो टीबी का बैक्टीरिया, जो टीबी होती है वो दो तरीके की हो सकती है। एक होती है पल्मोनरी या एक हो सकती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी टीबी जो होती है ये लंग्स को टारगेट करती है, वाइल एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होती है ये लंग्स को छोड़ के अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को टारगेट करती है, लाइक ब्रेन के मेनिंजेस, जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मेनिंजाइटिस हो जाती है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड और भी कुछ अलग अलग एरियाज हैं जिन्हें ये टारगेट करती है। जो लंग्स होता है, इसमें जो मेन अफेक्टेड एरिया होते हैं वो सिर्फ लंग्स ना होके पूरी पल्मोनरी जिसे देखिए लंग्स तो हैं, बट लंग्स के अलावा जैसे कि टीबी के जो आसपास के बॉडी के पार्ट्स हैं उन्हें भी ये इन्फेक्ट करता है। लाइक सबसे पहले तो देखिए प्लूरल कैविटी पूरी इसकी वजह से अफेक्टेड होती है। इसके अलावा मीडियस्टेनल
लिम्फ नोड्स को भी ये अफेक्ट करती एंड लैरिंग्स को भी ये अफेक्ट करती है ना। तो लंग्स की जब अपन बात करेंगे तो ये सारे पार्ट्स भी अफेक्टेड होते हैं पल्मोनरी टीबी की वजह से। तो देखिए पल्मोनरी टीबी इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बट एक्स्ट्रा पल्मोनरी इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर डेंजरस वी कैन से, क्योंकि जब वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या सीएनएस वाले पार्ट्स को इन्फेक्ट करना शुरू करता है तो वो कॉम्प्लिकेशंस को और ज़्यादा बढ़ा देता है ना। तो ये कुछ चीज़ें हो गई ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो कुछ फेमस टेस्ट हैं, वैसे तो अपन जब आगे चलेंगे तो हम सारे टेस्ट जितने भी डिसीज होते हैं उनके या फिर पॉजिटिव एजेंट्स हैं उनके सारे चीज़ों का टेस्ट पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से टेस्ट से अपन किस किस डिसीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं। बट स्टिल कुछ फेमस टेस्ट जो होते हैं उन्हें अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक होता है मॉन्टॉक्स टेस्ट, फिर दूसरा होता है ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, फिर होता है सीबी नाट टेस्ट। तो ये कुछ फेमस टेस्ट हैं। तो ये कुछ फेमस टेस्ट हैं जिसकी हेल्प से ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस किया जा सकता है। अब देखिए जैसा कि अपन ने पॉजिटिव एजेंट पढ़ लिया है, इसके अलावा जो अपना पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है उसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स को अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से अपन नॉर्मल एंटीबायोटिक से ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए स्पेशल ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जो एंटीबायोटिक्स है दे आर टोटली इनफेक्टेड। देखिए फ्लोरोक्विनोलोज जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है ना। तो उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे पाए गए हैं बट स्टिल दे आर नॉट फर्स्ट चॉइस, क्योंकि उन्हें रिजर्व ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है, सेकंड लाइन ड्रग्स के तौर पे यूज़ किया जाता है ना। तो ये कुछ खास बातें हैं टीबी के बारे में। अब देखिए जो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है ये एक ही तरह के पेशेंट के अंदर में कई तरह के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के अलावा कोई दूसरा बैक्टीरिया पाया जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइक कि एक से ज़्यादा स्टेट में पाए जाते हैं। कुछ होते हैं जो रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं, कुछ होते हैं जो स्लो डिवाइडिंग रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्पर्टर्स होते हैं, यानी वो एकदम या तो एकदम नहीं डिवाइड होंगे फिर अचानक से बहुत ज़्यादा तेज डिवाइड होने लगते हैं। एंड देन कुछ लेटेंट होते हैं जो आज तो नहीं डिवाइड हो रहे हैं पर हो सकता है 2 साल बाद 4 साल बाद जब पेशेंट की इम्यून सिस्टम वीक पड़ेगा देन एट दैट टाइम वो क्या करेंगे, पेशेंट को इन्फेक्ट करेंगे और अपने सिम्टम्स को शो करना स्टार्ट करेंगे। मतलब ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स को शो करना स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या होती है हैवी कफिंग हो सकता है या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ट्यूबरकुलोसिस, और हाईली जो चीज़ें देखी जा सकती हैं कि वेट लॉस भी होता है पेशेंट का, है ना। तो वो सारी चीज़ें टाइप इस तरह के सिम्टम्स शो करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अभी अपन देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सब टाइप ऑफ बैक्टीरियाज या फिर स्टेट ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो प्रेजेंट होते हैं एक पेशेंट के अंदर, मतलब एक किसी भी रैंडम पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। रैंडम पेशेंट में जो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है। तो इसे क्लीन करने के बाद अपन नेक्स्ट पार्ट में मतलब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो आप देखते हैं कि कौन कौन से सब टाइप ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं पेशेंट के अंदर में। सब टाइप्स और द स्टेट ऑफ टीबी इन अ पेशेंट, है ना। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से सब टाइप प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो सब टाइप मैं बताना चाहूंगा वो रहते हैं रैपिडली डिवाइडिंग। देखिए जो रैपिडली डिवाइडिंग टीबी है ये एक्चुअली हाई ऑक्सीजन टेंशन वाले एरिया में रहते हैं। हाई ऑक्सीजन टेंशन वाला एरिया। ठीक है, हाई ऑक्सीजन टेंशन मतलब जो प्लूरल कैविटी होती है उनकी वॉल्स में या फिर जो वॉल्स को कंसिस्ट करने वाली सेल्स होती हैं वहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे जो एरियाज हैं वहाँ पे रैपिडली डिवाइडिंग टीबी प्रेजेंट होता है। और इसके लिए सबसे इस जो सब टाइप है ऑफ द बैक्टीरिया, इसके लिए जो एच जिसे अपन आगे चल के समझेंगे कि आइसोनियाजाइड जो अपनी ड्रग होती है जो कि फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग है ना, आइसोनियाजाइड जिसे एच से डिनोट किया जाता है, ये हाईली एक्टिव होती है, हाईली इफेक्टिव होती है इस सब टाइप ऑफ बैक्टीरिया के लिए, है ना। इसके अलावा
जो रेस्ट अपनी रिफाम्पिन हो गया, एथम्ब्यूटॉल हो गया और पायराजिनामाइड हो गई, और अपना क्या बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई। तो ये चारों जो ड्रग्स हैं ये दे आर लेस इफेक्टिव। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ आइसोनियाजाइड देने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये अपन आगे चल के देखेंगे जो टीबी की जो थेरेपी ऑफ चॉइस है जो कि यूज़ की जाती है, उसमें सारी ड्रग्स का कॉम्बिनेशन, सारी मतलब जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं उनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है 2 फेज में। एक होता है कॉन्टिन्यूएशन फेज, एक होता है इंटेंसिव फेज। पहले इंटेंसिव फेज की 2 मंथ की सीरीज 2 मंथ के लिए इंटेंसिव फेज चलाया जाता है, देन आफ्टर दैट 4 मंथ के लिए चलाया जाता है कॉन्टिन्यूएशन फेज, है ना। तो वो अपन देखने ही वाले हैं आगे चल के। फिर देखिए जो सेकंड आती है रैपिडली डिवाइडिंग के बाद, वो आती है स्लो डिवाइडिंग टीबी। मतलब जो बैक्टीरिया हैं वो जल्दी जल्दी बैक्टीरिया से डिवाइड नहीं हो रही हैं, और वो इतनी ज़्यादा फास्ट मतलब बहुत स्लोली डिवाइड हो रहे हैं। उनका मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन जो होता है वो उतना फास्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही जो बैक्टीरियाज होते हैं इनके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग रहने वाली है वो है जेड, जिसे कहा जाता है पायराजिनामाइड। तो पायराजिनामाइड जो है ये ड्रग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है स्लो डिवाइडिंग टीबी में। एंड देखिए ये जो इस तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन्फ्लेम्ड एरिया में, इन्फ्लेम्ड एरिया ऑफ द सेल। एंड जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस यानी इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, इंट्रासेलुलर मतलब ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। एक्चुअली मैक्रोफेजेस क्या है, ये सेल है। तो मैक्रोफेजेस के अंदर इस तरीके के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और इनके लिए पायराजिनामाइड जो होती है ये मोस्ट इफेक्टिव होती है। और जो इसका रीजन क्या है, और इन्फ्लेम्ड एरिया में तो आपको ऐसा समझ आ रहा होगा कि इन्फ्लेम्ड एरिया में पायराजिनामाइड ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है ना। तो जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है इन्फ्लेम्ड एरिया में, वहां पे पायराजिनामाइड ज़्यादा इफेक्टिव होती है टीबी की ट्रीटमेंट के लिए। फिर थर्ड जो क्लास आती है स्लो डिवाइडिंग टीबी के बाद एंड रैपिडली डिवाइडिंग टीबी के बाद, उन्हें कहा जाता है स्पर्टर्स। जो स्पर्टर्स होते हैं ये देखिए, जो स्पर्टर्स होते हैं ये ऐसा नहीं है कि ये या तो बहुत फास्ट डिवाइड हो रहे हैं बहुत स्लो डिवाइड हो रहे हैं। ये क्या होता है, इनके अंदर खासियत की कुछ समय के लिए ये लेटेंट पड़े हुए हैं, फिर हो सकता है अचानक से बहुत तेजी से डिवाइड होने लगे, है ना। तो इसलिए इन्हें स्पर्टर्स कहा जाता है। जो स्पर्टर्स क्लास की मतलब एंटी टीबी स्पर्टर्स सब टाइप ऑफ या सब कैटेगरी ऑफ बैक्टीरियाज हैं, इनके लिए रिफाम्पिन आर इज मोस्ट इफेक्टिव, है ना। तो इस कैटेगरी के लिए जो रिफाम्पिन है वो हाईली इफेक्टिव मानी जाती है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ यहीं पे आपको ये याद रखना है, जैसे कि ये यहाँ पे बात हो रही है कि इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया के लिए पायराजिनामाइड इज मोर इफेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए कि इनइफेक्टिव कौन सी है, इनइफेक्टिव। तो इस कंडीशन में स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये इनइफेक्टिव होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं शो कर पाती, उन्हें किल नहीं कर पाती है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो फोर्थ कैटेगरी होती है जो हाईली प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेटेंट टीबी कहा जाता है उसे, लेटेंट टीबी। तो जो इस कैटेगरी सब कैटेगरी में जो बैक्टीरिया आते हैं माइक्रोबैक्टीरिया, इनके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपने ट्रीटमेंट दे दी, पेशेंट का टेस्ट नेगेटिव आ गया, पेशेंट ठीक हो गया, बट कुछ ऐसे लेटेंट टीबी वाले केस ऐसे होते हैं कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, फिर अचानक से जब उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उस टाइम पे वो वापस से इन्फेक्शन कॉज करते हैं और पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, वापस से सिम्टम आने स्टार्ट होते हैं। तो देखिए जो ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरी या फिर कहा जा सकता है सारी जो ड्रग्स हैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स, वो ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव हैं लेटेंट टीबी को ट्रीट करने में। हाँ, जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेरिलाइजेशन वाली प्रॉपर्टी होती है उनमें कि वो सारी मिलके लेटेंट टीबी तक के कंडीशंस को ठीक कर सकती हैं। बट जो इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग होती है वो होती है बेडाक्विलिन, है ना। इसे BDQ भी किससे डिनोट किया जाता है, BDQ से, बेडाक्विलिन को।
तो देखिए जो लेटेंट टीबी होती है, इस कंडीशन में बेडाक्विनिल इज मोस्ट इफेक्टिव, और सिर्फ एमडीआर केसेस जो होते हैं, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस केसेस होते हैं, सिर्फ उन्हीं कंडीशन में इस बेडाक्विनिल को क्विलिन को दिया जाता है, क्योंकि इसे रिजर्व ड्रग की तरह यूज किया जाता है। अगर मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि अगर बेडाक्विलिन से कोई पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रीट हिज ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। इट इज ऑलमोस्ट नॉट कि वो अब कोई रास्ता नहीं है, बट हाँ ये बेडाक्विलिन काफी लेट स्टेजेस ऑफ टीबी में यूज होता है ना। तो ये कुछ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे जो सब क्लासेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है ये यहाँ पे कवर होते हैं, है ना। और फिर अपन इसके बाद डिस्कस करते हैं इसे क्लीन करने के बाद कि जो ट्रेडिशनल ट्यूबरकुलोसिस की जो ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स चलती हैं, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ड्रग्स, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन हुई इसके बाद अपन देखते हैं कि फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स कौन कौन सी हैं जो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस यूज होती है। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स, देखिए फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन जो ड्रग्स हैं ये इस बेसिस पे डिसाइड की गई हैं। जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं ये बहुत ज़्यादा सेफ होती हैं, है ना, और मोस्ट इफेक्टिव होती हैं। मतलब इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा है, सेफ्टी भी सबसे ज़्यादा है ना। तो इसे फर्स्ट लाइन ड्रग्स को याद रखने की जो ट्रिक है उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, निमोनिक से पेरिस, है ना। तो इस निमोनिक से आप सारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स को याद कर सकते हैं पेरिस से। तो सबसे पहले आती है पायराजिनामाइड, देन सेकेंड आती है इथम ब्यूटॉल, थर्ड आती है रिफाम्पिन, इसी को कई बार रिफाम्पिसिन भी कहा जाता है, कई बार क्या इसका ही अगला नाम रिफाम्पिसिन भी है, रिफाम्पिसिन। फिर आती है आइसोनियाजेड, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए तो ट्रिक रहेगी पेरिस से आप याद रख सकते हैं सारी फर्स्ट लाइन ड्रग को। अब देखिए इनकी सारी जो ड्रग्स होती हैं जनरली इनको मैक्सिमम जहाँ पे भी मेंशन किया जाता है वो एक्चुअली एक कोड से, स्पेसिफिक कोड से मेंशन किया जाता है। वो कोड आपको पता होना चाहिए, वो कोई अलग नहीं है, इन्हीं की स्पेलिंग से ही कुछ कोड को मतलब एक लेटर को उठाया गया है, लेटर से इन्हें डिनोट किया जा सकता है। जैसे कि पायराजिनामाइड को जेड से, इथेनब्यूटॉल को ई से, रिफाम्पिसिन को आर से। आइसोनियाज़ाइड का केस अलग है क्योंकि इनमें किसी न किसी लेटर से डिनोट किया जा रहा है, बट आइसोनियाज़ाइड को एच से डिनोट किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को एस से डिनोट किया जाता है ना। तो ये सारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे हैं जिन्हें आपको याद रखनी है। अब देखिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं इनमें कुछ खास बातें भी होती हैं जो कि आपको यहीं पे मैं समझा देता हूँ। जो ऑल फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं सारी ये क्या होती हैं, दे आर सेफ, ऑल आर सेफ इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी या फिर प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उनमें सारी ड्रग्स सेफ होती हैं, बट इसका एक्सेप्शन रहने वाला है, इसका एक्सेप्शन रहेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि आपको पता है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, ये क्या है, अमीनोग्लाइकोसाइड की क्लास की है और ये ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, इसलिए इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, क्योंकि ये फिटस के जो ईयर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट को हिंडर करेगी और उन्हें डैमेज कर सकती है। उसके अलावा जो सारी ऑल ड्रग्स आर साइडल, सारी जो बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो करती हैं सारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स, बट इसका भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इथम ब्यूटॉल। तो देखिए जो इथम ब्यूटॉल है ये स्टैटिक एक्शन शो करती है। तो सारी जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है दे आर साइडल, बट इथम ब्यूटॉल इज बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। देन ऑल आर हेपेटोटॉक्सिक, है ना। सारी जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है ऑलमोस्ट ऑल आर हेपेटोटॉक्सिक, बट इसका भी एक्सेप्शन रहेगा इथम्ब्यूटॉल, बिकॉज इथम्ब्यूटॉल इज सेफ इन हेपेटिक पेशेंट। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज समवॉट सेफ, वी कैन ऑल्सो से स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑल्सो सेफ इन दिस हेपेटिक patients, or we can say it does not cause any hepatotoxicity, but it can cause renal problems, है ना, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, इसलिए
इथम्बुटोल को अपन यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं। तो देखिए अगर रेनल पेशेंट्स की बात हो रही है तो वहाँ पे सबसे सेफ ड्रग कौन सी आएगी? तो रेनल पेशेंट में सबसे ज़्यादा सेफ जो ड्रग आती है वो रहेगी रिफाम्पिसिन, रेनल पेशेंट्स में सेफ होती है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक डेटा है जो आपको फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में याद रखना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे खास बात की सारी जो टीबी की ट्रीटमेंट है वो डिले नहीं होनी चाहिए। इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी जो नॉर्मल शेड्यूल है वो फॉलो किया जाएगा, बट स्ट्रेप्टोमाइसिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ऑल अदर फर्स्ट लाइन ड्रग्स आर सेफ इन प्रेगनेंसी। देन सारी ड्रग्स जो होती हैं ये हेपेटोटॉक्सिक होती हैं एक्सेप्ट इथम्बुटोल एंड समवॉट विद स्ट्रेप्टोमाइसिन आल्सो। और फिर जो सारी ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं, साइडल एक्शन शो करते हैं, बट इथम्बुटोल इज बैक्टीरियोस्टैटिक, है ना। तो ये चीज़ों को याद रखिए आप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन इसके बाद अपन देखते हैं सेकंड लाइन ड्रग्स को कि कुछ कौन कौन से सेकंड लाइन ड्रग्स है जिन्हें यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद अपन फर्स्ट लाइन ड्रग्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आप फर्स्ट लाइन ड्रग्स को डिस्कस करने के बाद देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो सेकंड लाइन ड्रग्स के तौर पे यूज़ होती हैं। सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स, है ना। तो ये कौन कौन सी ड्रग्स इसके अंदर आती है? तो देखिए बेसिकली इसमें 3 तरीके की ड्रग्स अपन कह सकते हैं कि आती हैं। सबसे पहले तो जो मेन क्लास है ये फ्लोरोक्विनोलोन्स का है। तो देखिए जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है वो काफ़ी ज़्यादा यूज होती हैं एज अ सेकेंड लाइन ड्रग, है ना। और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती हैं। इवन कि जो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन है उससे तो इथम्बुटोल से भी ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, है ना। बट स्टिल दे आर रिजर्व फॉर द लेट केसेस, या फिर जो ऐसे केसेस होते हैं जो रेजिस्टेंस केसेस हैं उन्हीं के लिए रिजर्व करके रखा गया है। क्योंकि फर्स्ट लाइन ड्रग देखिए वो होते हैं ना, सारे आप अपने हथियार एक ही बार में नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ को रिजर्व करके भी रखना पड़ेगा ऐसे टीबी बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो रेजिस्टेंस केसेस हैं नॉर्मल जो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन ड्रग से ट्रीट नहीं किए जा सकते, है ना। तो इसे याद करने के लिए आप उसी सीक्वेंस में लिखिएगा जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक रीजन है। इसका ट्रिक रहेगा कॉलम। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप इनकी इफेक्टिविटी को भी लाइन कर पाएंगे। सबसे पहले आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, है ना। फिर आती है ओफ्लॉक्सासिन, जिसे मैं ओफ्लॉक्स लिख दे रहा हूँ। फिर आती है लेवोफ्लॉक्स एंड देन मॉक्सीफ्लॉक्स, है ना। तो देखिए जो इनका ऑर्डर है फॉर द एफिकेसी, तो देखिए जो ऊपर से नीचे की तरफ जब अपन आते हैं तो इफेक्टिविटी इंक्रीज होती है ना। तो ये हो जाएगी मोस्ट इफेक्टिव, है ना, और ये हो जाएगी लीस्ट इफेक्टिव। तो इस तरीके से आप जो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये इफेक्टिविटी का ऑर्डर हो गया जिसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटी टीबी इफेक्ट शो करती हैं। देन इसके अलावा कुछ और ओरल ड्रग्स आती हैं, जैसे इसमें सबसे पहले आती है पास। इसमें कोई पहले दूसरा वाला सीक्वेंस नहीं, बस मैं पहले पास बता रहा हूँ, है ना। तो पास का मतलब होता है पैरामिनोसैलिसिलेट। देन आफ्टर दिस इथियोनामाइड, देन रिफाब्यूटिन। ये काफी खास ड्रग है क्योंकि सेकंड लाइन ड्रग होने के बाद भी इट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन दैट फॉर द पेशेंट्स who are having co-infections of HIV एंड टीबी। तो HIV एंड टीबी जिनमें दोनों तरीके के इन्फेक्शंस पाए जाते हैं, या फिर HIV प्लस मैक यानी कि माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, ऐसे जो केसेस हैं जिनमें टीबी प्लस या HIV या फिर मैक प्लस HIV पाया जाएगा, ऐसे पेशेंट्स में रिफाब्यूटिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस एंड इट इज़ हाईली इफेक्टिव। क्योंकि देखिए ऐसे केसेस में रिफाम्पिन को यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो HIV के पेशेंट होते हैं उसमें प्रोटीएस इनहिबिटर चलती हैं या फिर NRTI चलती हैं, तो है ना। तो उन केसेस में अपन को रिफाब्यूटिन देना पड़ता है। फिर इसके अलावा आती है साइक्लोसेरिन, है ना। तो ये कुछ क्लासेस ऑफ ड्रग हैं जो कि सेकेंड लाइन की तरह यूज होती है। इसके अलावा होती है रिफापेंटिन, है ना। देन फिर आती है इंजेक्टेबल्स, है ना।
तो जब ये इंजेक्टेबल्स को अपन डिस्कस करते हैं तो इसमें कौन कौन सी ड्रग आएगी? सबसे पहले आएगी अमीकासिन, फिर कैनामाइसिन, फिर कैप्रियोमाइसिन, है ना। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो यूज की जाती हैं इन द इंजेक्टेबल फॉर्म एज एन इंजेक्शन टू ट्रीट द ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। तो ये हो गए फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स। अब इसके बाद अपन जो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स हैं उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ड्रग यूज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है INH। अब आप बोल रहे हैं कि ये INH क्या आ गई? अभी तक तो आपने सिर्फ कुछ कोड बताए थे जिसमें HERZS ये सब आ रहे थे, अभी INH क्या हो गई? तो ये देखिए आइसोनियाजाइड को भी कई बार INH भी लिख दिया जाता है, आइसोनियाजाइड, और इसे H से डिनोट किया जाता है ना। तो ये आप समझ के इसे याद रखिएगा। अब देखिए जो आइसोनियाजाइड है इसका सबसे पहले अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेते हैं, है ना। तो देखिए जो आइसोनियाजाइड है INH, ये ऐसा डायरेक्टली इनएक्टिव फॉर्म होता है, इनएक्टिव, तो इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है कैटालेस पेरोक्सीडेज। इसे कई बार कैट-जी भी लिखा रह जाता है, कैट-जी, है ना। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। जो एक्टिव INH है ये क्या करेगा? इट विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ दो चीजों के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। सबसे पहला हो गया NAD और एक हो गया NADP, है ना। देखिए तो NAD के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना के डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, और NAD के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, और NADP के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना के ये इनहिबिट करता है इनॉल रिडक्टेज, है ना। ये एंजाइम जो है इनॉल रिडक्टेज, इट इज इन्वॉल्व इन माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, ना। तो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस के लिए जो इनॉल रिडक्टेज है ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसे कई बार INHA से भी डिनोट किया जाता है ना। तो इनॉल रिडक्टेज जो एंजाइम है विच इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, तो उसकी उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है हमारा NADP प्लस INH का कॉम्प्लेक्स, है ना, और डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को भी इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से DNA सिंथेसिस जो है इफेक्ट होती है ना। तो ये इस तरीके से आइसोनियाजाइड अपने इफेक्ट को शो कर पाता है। अब देखिए जो आइसोनियाजाइड है इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्योंकि ये एक तरीके से कहा जाए तो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग मानी जाती है, एंड स्पेशली फॉर द लेटेंट सब कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया, है ना। फर्स्ट लाइन ड्रग की बात हो रही है यहाँ पे, अपन बेडाक्विलिन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेडाक्विलिन इज एक्चुअली द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर द लेटेंट टीबी, बट इन ड्रग्स में से जो अपनी फर्स्ट लाइन ड्रग्स है इसमें आइसोनियाजाइड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर सच काइंड ऑफ द बैक्टीरियाज, है ना। फिर इसके बाद इट इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन द टीबी, मतलब अगर टीबी में सिर्फ एक ही ड्रग कोई दी जा सकती है तो आप कोशिश करेंगे कि आप आइसोनियाजाइड ही देंगे, है ना। और इट इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ टीबी, मतलब ऐसे केसेस जहाँ पे देखिए जिस भी घर में टीबी का एक पेशेंट आता है वहाँ पे सारे पेशेंट जो और भी मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली होते हैं उन्हें प्रोफाइलैक्सिस डोजिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि इट इज लाइक कि सारे पर्सन को इन्फेक्टेड होने के चांसेस होते हैं। तो इन केसेस में आइसोनियाजाइड की प्रोफाइलैक्सिस डोजिंग लेनी पड़ती है ना। तो ये कुछ चीजें हो गई। इसके अलावा देखिए जो आइसोनियाजाइड है इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो इसको याद करने के लिए आप INH से याद रख सकते हैं कुछ साइड इफेक्ट्स को, जैसे कि देखिए ये कराता है इंसेनिटी, देन ये
न्यूराइटिस कॉज करता है, कैसे? पेरिफेरल है ना। तो पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज करते हैं। इसे ऑप्टिक न्यूराइटिस से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऑप्टिक न्यूराइटिस इथम्बुटोल कॉज करता है, ना कि आइसोनियाजाइड, है ना। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि ये पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज करता है। इसके अलावा ये हेपेटोटॉक्सिक तो है ही, क्योंकि आपको पता है सारी हेपेटोटॉक्सिक, है ना। तो सारी जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है वो हेपेटोटॉक्सिक होती है। बस इसके अलावा ये हीमोलाइसिस भी कॉज करता है, हीमोलिटिक अनीमिया इन G6PD डेफिशिएंट पेशेंट, है ना। G6PD डेफिशिएंट पेशेंट, है ना। तो इन केसेस में ये हीमोलिटिक अनीमिया भी कॉज करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये ट्रांजिएंट मेमोरी लॉस भी कॉज कराते हैं, है ना। तो जो पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज्ड बाय आइसोनियाजाइड है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए या फिर इससे बचने के लिए इसको पायरिडॉक्सिन के साथ दिया जाता है। पायरिडॉक्सिन के सप्लीमेंट्स के साथ दिया जाता है, जो कि है विटामिन B6, है ना। तो देखिए, जो विटामिन B6 या पेरिडॉक्सिन होता है, इसका 10 mg से लेके 25 mg तक का सप्लीमेंट दिया जाता है विद आइसोनियाजाइड फॉर टू अवॉइड द पेरिफेरल न्यूराइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं, साइड इफेक्ट हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब देखिए, जो पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज करती है आइसोनियाजाइड, इसके साथ जो अपन दे रहे हैं पायरिडॉक्सिन, ये एक्चुअली एक क्वेश्चन आ चुका है एमपी फार्मासिस्ट के एग्जाम में, जहां पे पूछा गया था कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो कौन सी ऐसी ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने वाली ड्रग है, सॉरी। तो उसके साथ पायरिडॉक्सिन के सप्लीमेंट दिए जाते हैं टू न्यूट्रलाइज इट्स साइड इफेक्ट। तो उसमें पायरिडॉक्सिन दिया जाता है ना। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, वो ड्रग है आइसोनियाजाइड। तो इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट चीजें ऑलमोस्ट हमारी साइड से आइसोनियाजाइड को लेके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं रिफाम्पिसिन को एंड देन इथम्बुटाल, पायराजोनामाइड एक्सेट्रा को। चलिए, तो अब अपन अगली जो ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग, उससे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रिफाम्पिन या फिर रिफाम्पिसिन भी बोला जाता है। इसी को बोला नहीं जाता है, इसी का नाम ही है एक्चुअली, है ना, जिसे डिनोट किया जाता है आर से। अब जो कि अपन रिफाम्पिसिन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट लेटर है आर, तो इस आर लेटर से बहुत सारी चीजें आप रिफाम्पिसिन के बारे में याद रख सकते हैं, जैसे कि आर, एक और आर, और शायद एक और आर, ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये आर 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 क्या है? एक्चुअली इट इज नॉट द मूवी। ये ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन कॉज करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन कॉज करता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। और कैसा आरएनए पॉलीमरेज? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। फिर नेक्स्ट आर्क से इसका मतलब होगा कि इट इज सेफ इन रेनल पेशेंट, सेफ इन रेनल पेशेंट, है ना। फिर एक और आर याद रखना है आपको। इस आर को याद रखने के लिए आपको देखिए, इस आर को याद रखने से आपको ये फायदा होगा कि इट इज ऑल्सो सेफेस्ट ड्रग इन प्रेगनेंसी, सेफेस्ट, है। तो रिफाम्पिसिन के बारे में कुछ ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिफाम्पिसिन इज फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग फॉर लेप्रोसी के लिए फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है। और इसके अलावा देखिए, जो रिफाम्पिसिन है, रिफाम्पिसिन इज द फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग फॉर लेप्रोसी, इसको आप स्टार मार्क करके रखिए। फिर
रिफाम्पिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन इट इज अ टेट्रासाइक्लिन। ओके, तो ये रिफाम्पिसिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन के कॉम्बिनेशन जो है इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रूसिलोसिस, ब्रूसिलोसिस है ना। तो ब्रूसिलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज होती है दिस कॉम्बिनेशन। अब देखिए जो रिफाम्पिन है, रिफाम्पिन के बारे में ये आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ ये रिफामाइसिन क्लास की ड्रग है, रिफामाइसिन, जिसे एंसामाइसिन भी कहा जाता है, एंसामाइसिन। इसके अलावा रिफाब्यूटिन और रिफापेंटिन जो आप देखेंगे वो दोनों ड्रग भी रिफामाइसिन क्लास की हैं। देखिए जो रिफाब्यूटिन है उसके बारे में मैंने बताया कि इट इज़ स्पेशली यूज फॉर द पेशेंट जिनमें एचआईवी प्लस टीबी के इन्फेक्शन हो या टीबी प्लस मैक के इन्फेक्शन हो, ऐसे पेशेंट में। एंड रिफापेंटिन के बारे में खास बात यह है कि वो लॉन्ग एक्टिंग है, इसे वंस या ट्वाइस डोजिंग में देना पड़ता है ना। तो रिफापेंटिन के बारे में अपन यही डिस्कस कर लेते हैं। रिफापेंटिन, देखिए रिफापेंटिन इज अ सेकेंड लाइन ड्रग, ये आप याद रखिएगा बस, सिर्फ क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सेट्रा इज सेम, इसलिए मैं यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के नीचे लिख रहा हूँ इसे, है ना, कि रिफापेंटिन और रिफाब्यूटिन का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, बट रिफापेंटिन जो है इसका टी हाफ काफ़ी लॉन्ग होता है और इसलिए इसे वंस और ट्वाइस वीकली डोजिंग में दिया जाता है। एंड इसे जनरली कॉन्टिन्यूएशन फेज में ही यूज किया जाता है, कॉन्टिन्यूएशन फेज में ही यूज किया जाता है। इंटेंसिव फेज में कभी भी रिफापेंटिन का यूज नहीं किया जाता है, ऑलमोस्ट हमेशा रिफाम्पिन का ही यूज किया जाता है ना। तो ये हो गया अपने ड्रग रिफाम्पिन के बारे में। इसके बाद अपन देखते हैं इथेनब्यूटॉल एंड पायराजिनामाइड को एंड देन स्ट्रेप्टोमाइसिन को। ओके, तो चलिए अब अपन अगली ड्रग डिस्कस करते हैं जो कि है पायराजिनामाइड। इसे जेट से भी डोनेट किया जाता है पायराजिनामाइड को। देखिए तो जो पायराजिनामाइड है इसके बारे में कुछ चीज़ें अपन ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस की थी कि जैसे इट इज मोस्ट इफेक्टिव ड्रग, मोस्ट इफेक्टिव फॉर दोज बैक्टीरिया विच आर स्लो डिवाइडिंग बैक्टीरिया के ऊपर जो है ये मोस्ट इफेक्टिव होती है। एंड उन बैक्टीरिया के ऊपर भी जो इन्फ्लेम्ड एरिया में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेम्ड एरिया होता है उसका पीएच एसिडिक होता है ना। एसिडिक पीएच में पायराजिनामाइड इज मोस्ट इफेक्टिव। इसके अलावा देखिए जो पायराजिनामाइड है इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इट इज सिमिलर टू आईएनएच, है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू आइसोनियाजाइड, है ना। बट इसमें अंतर क्या है कि ये देखिए इसके अंदर खास बात तो ये है कि ये पायराजिनामाइड ये भी इनएक्टिव है, इसे कन्वर्ट होना पड़ेगा पायराजिनोइक एसिड, इट इज एक्टिव फॉर्म। इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है इसका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये थोड़ा अलग है, वैसे गेस करना काफ़ी इजी है कि पायराजिनामिडेज एंजाइम जो रहता है वो पायराजिनामाइड को पायराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट करता है ना, जो कि एक्टिव फॉर्म है। और ये फिर NAD के साथ NAD प्लस NADP के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंड माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। तो देन इसके बाद वो सिमिलर वो है, बस साइट अलग है थोड़ी सी, है ना। एंड ये एंजाइम अलग है, इस एंजाइम को आप याद रखिए। मेरी राइटिंग तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि कुछ साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट तो सबसे पहले आपको पता ही चल जाएगा कि पहला साइड इफेक्ट आएगा हेपेटोटॉक्सिसिटी, क्योंकि ये सारी हेपेटोटॉक्सिक होती है एक्सेप्ट इथेनब्यूटॉल, हेपेटोटॉक्सिसिटी, है ना। देन सेकंड आएगा हाइपर यूरिसेमिया, एंड थर्ड इज अर्थरालजिया, है ना। तो इन कंडीशंस में ये काफ़ी ज़्यादा इनको नहीं देना चाहिए, जैसे कि गाउट में नहीं दे सकते आप इन्हें,
गाउट में नहीं दे सकते। एंड क्योंकि ये यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड के ट्यूबुलर एक्सक्रीशन को इनहिबिट कर देती है ना। तो गाउट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, दिन अर्थरालजिया कॉज करती है, यानी पेन ऑफ जॉइंट्स कॉज करती है ना। तो ये कुछ ऐसे कंडीशन है जहाँ पे पायराजिनामाइड को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ साइड इफेक्ट ऐसे कॉज करती है। अब पायराजिनामाइड के बाद अपन एक ड्रग जो अपनी आती है स्टैटिक इन नेचर, दैट इज इथम्बुटोल, उसे डिस्कस करते हैं। देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसके बारे में बहुत मिनिमल चीज़ें डिस्कस करने की, क्योंकि अपने को पता है कि वो जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज स्पेसिफिकली सेंसिटिव टू दोज बैक्टीरियाज विच आर एक्स्ट्रा सेलुलर, मीन्स जो इंट्रासेलुलर बैक्टीरियाज हैं उनमें इफेक्ट नहीं शो करेगी, है ना। ओके, तो अपन इथम्बुटोल को डिस्कस करते हैं इसके बाद। चलिए, तो अपनी नेक्स्ट ड्रग को अपन डिस्कस करते हैं, विच इज इथम्बुटोल। तो कुछ स्पेशल बातें जो अपने को पहले लिख लेनी चाहिए, जैसे कि इट इज स्टैटिक इन नेचर, देन इट इज लीस्ट और नॉट हेपेटोटॉक्सिक। तो देखिए, हाँ, यहाँ पे मुझे एक खास बात ये याद आती है कि अगर ये लीस्ट हेपेटोटॉक्सिक है तो मोस्ट कौन सी है? मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक इज जेड, दैट इज पायराजिनामाइड, इट इज मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक। ओके, तो अब अपन देखते हैं इथम्बुटोल की बारे में, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो देखिए, ये अराबिनोगैलेक्टन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, अराबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस कैसे इनहिबिट करता है? बाय इनहिबिटिंग एंजाइम जिसका नाम है अराबिनोसिल ट्रांसफरेज। हाँ, अब देखिए, आप इससे एक निमोनिक्स मैं बोलता हूँ, उसे आप याद रखिएगा कि जो ब्यूटी लोग थी, वो लोग कहाँ गई थी? अरब घूमने गई थी। तो ब्यूटी लोग घूमने गई थी कहाँ? अरब। और आपको पता है अरब में आंधियाँ चलती हैं, आंधियाँ। तो आंधी से आप ये आंधी से अंधी को याद रखिएगा कि जो रेट्रो बल्बर न्यूराइटिस, या फिर कई बार इसे ही लिखा जाता है ऑप्टिक न्यूराइटिस, अगर वो सिंपल भाषा में लिखना चाह रहे हैं एग्जामिनर। तो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस या फिर ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करती है कौन? इथम्बुटोल, है ना। जो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस होता है, इट इज रिवर्सिबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अगर देखिए, जब पहले सिम्टम्स अपीयर होते हैं, सबसे पहले कि हाँ अब पेशेंट को दिखने में प्रॉब्लम जा रही है ना, तो उसी समय अगर इथम्बुटोल को स्टॉप कर दिया जाए तो रेट्रोबल्बुलर न्यूराइटिस उस समय एग्जैक्ट उसी टाइम पे रिवर्सिबल होता है, यानी धीरे धीरे वो कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। बट अगर आप कंटिन्यू रखेंगे देना तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसे ही कई बार रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस नाम से भी दे देते हैं, क्योंकि ये कंडीशन भी इथम्बुटोल की वजह से ही क्रिएट होती है। इसके अलावा देखिए, जो इथम्बुटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन दे कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, कांट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। साइड इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, आपको पता ही है, वो है रेट्रोबल्बुलर न्यूराइटिस। एंड इसके अलावा ये भी करता है हाइपर यूरिसीमिया, है ना, एंड ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो आपको ये याद रखना है कि गाउट की कंडीशन में दो ड्रग हो गई, एंटी टीबी ड्रग, जिन्हें नहीं दिया जा सकता है, जो कि है पायराजिनामाइड एंड इथम्बुटोल। इन दोनों को गाउट की कंडीशन में नहीं दिया जा सकता है।
है ना। तो आपको कुछ खास बातें याद रखनी है, जैसे कि इस एंजाइम को याद रखना है, फिर ये कंडीशन जो साइड इफेक्ट है इसे याद रखना है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, इसे याद रखना है, एंड इट इज़ नॉट हेपेटोटॉक्सिक, इस बात को भी याद रखना है। तो ये कुछ कंडीशन हो गई इथम्बुटॉल के बारे में जिन्हें आपको बोलना नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स बन जाती है स्टैटिक होने की वजह से, है ना। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन को एंड देन अपनी सेकेंड लाइन ड्रग्स को। तो अपन डिस्कस करने वाले स्ट्रेप्टोमाइसिन को, है ना। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को एस से डिनोट किया जाता है एंड इट इज साइडल इन नेचर। बट किस तरीके के बैक्टीरिया पे ये साइडल इफेक्ट शो करती है? जो एक्स्ट्रा सेलुलर बैसिली होते हैं, है ना, सिर्फ उन्हीं पे ये साइडल इफेक्ट शो कर पाती है। फिर उसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरियाज को तो इनहिबिट कर ही रही है, बट इसके साइड इफेक्ट जो कि कॉमनली आपको पता ही है वो है एनम ब्लॉकिंग कॉज करता है। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस नेफ्रोटॉक्सिक एंड ओटोटॉक्सिसिटी। देखिए, इट इज द ओनली फर्स्ट लाइन ड्रग विच इज इंजेक्टेबल। तो इंजेक्टेबल फर्स्ट लाइन ड्रग जिसका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है, ओनली फर्स्ट लाइन ड्रग विच इज यूज ऑन द इंजेक्टेबल बेसिस, है ना। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंड देखेंगे आप जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होती है फॉर द न्यू पेशेंट, जो न्यू टीबी केसेस वो होते हैं, मतलब पता चलते हैं, उन केसेस में इसे ना यूज करके जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, ओल्ड पेशेंट या फिर रीइंफेक्टेड पेशेंट या रिकरेंट जिनमें दोबारा री वाले पेशेंट्स आ रहे हैं, है ना, ऐसे पेशेंट्स में उनके सीपी जो आईपी में इसके इंजेक्शंस दिए जाते हैं फॉर 2 मंथ, है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 मंथ तक स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शंस विथ अदर 4 जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं उनके साथ दिए जाते हैं। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में खास बात आ गई। अब देखिए, जब अभी अपन अमीनोग्लाइकोसाइड्स को डिस्कस ही कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे अपन सेकेंड लाइन ड्रग्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि अमीनोग्लाइकोसाइड नेचर की हैं या क्लास की हैं, सॉरी। तो वो है अमीकासिन एंड कैनामाइसिन। देखिए, दोनों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये सेम है, बट अमीकासिन के बारे में खास बात यह है कि ये पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट शो करती है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट शो करती है। एंड ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग एक्शन शो करती है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग को शो करती है ना। तो ये कुछ बात हो गई किसके बारे में, अपने स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में। कुछ खास बातें जो आपको याद होनी चाहिए कि ये ओल्ड जो पेशेंट आते हैं जिनमें दोबारा टीबी का रिलैप्स होता है ना, वो आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन की थेरेपी को इंटेंसिव फेज में स्टार्ट किया जाता है आईपी में। बट जो न्यू पेशेंट होते हैं उनमें स्ट्रेप्टोमाइसिन को स्टार्ट नहीं किया जाता है, उसमें अदर जो 4 एफडीसी ड्रग्स हैं, मतलब जो उसके अलावा जो 4 फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं उनके एफडीसी यानी फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, है ना। फिर उसके अलावा फिर कॉन्टिन्यूएशन फेज में ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है, तो उसमें फिर एक ड्रग और कम कर दी जाती है ना। तो इसको डिस्कस करते हैं अपन, फिर अपन जो गाइडलाइन है उसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट ऑफ टीबी किया जाता है। फिर इसके अलावा जो बची हुई सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं उन्हें आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अपन डिस्कस करते हैं जो सेकेंड लाइन ड्रग्स है उसमें सबसे पहली ड्रग विच इज साइक्लोसेरिन। देखिए, फ्लोरोक्विनोलोन्स वगैरह तो अपन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा है, आप उन्हें चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखिए, जो ये होता है साइक्लोसेरिन होता है, इट इज एक्चुअली अ डी एलानिन एनालॉग, है ना। तो ये क्या करता है, एल एलानिन के को रेसेमाइज करता है, रेसेमाइज एल एलानिन, और वहाँ पे जाके डी एलानिन खुद का एनालॉग होने की वजह से डी लिंकेज बना देता है ना। और ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है वो इसके सोर्स से पूछ सकता है। सोर्स जो होता है वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑर्किडेंसिस,
है ना, तो ये इसका सोर्स होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ड्रग है वो है पास, दैट इज पैरामिनोसैलिसिलेट। इट इज अ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। तो ये डाइहाइड्रोफोलेट के रिडक्टेज के जो सिंथेसिस है, मतलब एंजाइम है, उसे इनहिबिट करेगा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, और इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, है ना। तो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। अब देखिए जो पास है, PAS, पास प्लस इथियोनामाइड, इथियोनामाइड, तो ये जो दोनों ड्रग हैं ये दोनों कॉज करती हैं हाइपर थायरॉइडिज्म, है ना। तो ये दोनों ड्रग हाइपर थायरॉइडिज्म कॉज करती हैं। ऐसा नहीं कि दोनों साथ में, मतलब ये दोनों ड्रग हाइपर थायरॉइडिज्म कॉज करती है। और इथियोनामाइड को अपन इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इट इज सिमिलर टू आइसोनियाजिड। नेक्स्ट ड्रग है बेडाक्विलिन, है ना। तो देखिए जो बेडाक्विलिन ड्रग है इट इज एक्चुअली अ डाई अराइल क्विनोलिन डेरिवेटिव, और ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर अपन बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इट इनहिबिट ATP सिंथेज, है ना। ATP सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। अब देखिए ATP सिंथेज को अगर इनहिबिट कर रहा है तो ATP सिंथेज तो ह्यूमंस में भी होता है, बट ह्यूमन ATP सिंथेज इज 20,000 टाइम लेस सेंसिटिव। सिंथेज, ह्यूमन ATP सिंथेज इज 20,000 टाइम लेस सेंसिटिव, है ना। तो इसलिए ह्यूमंस पे कोई खास ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा देखिए जो बेडाक्विलिन है इसे दिया जाता है मील्स के साथ में, अगर तो ये मील्स इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, है ना। और बेडाक्विलिन को अगर देखा जाए तो इसकी जो गाइडलाइन कहती है कि एटलीस्ट 3 ड्रग्स ऐसी होनी चाहिए इसके साथ में दे रहे हैं अगर अपन, विच आर, जिसके लिए टीबी अभी सेंसिटिव है, बैक्टीरिया सेंसिटिव है ना। फिर इस जो MDR टीबी के लिए इसे रिजर्व रखा गया है MDR टीबी में, और ऐसे पेशेंट में विच आर हैविंग एज हायर देन 18 ईयर्स, उससे कम के पेशेंट को जनरली ये सजेस्टेड नहीं होता है। एंड ऑल्सो इट इज नॉट एडवाइज टू टेक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, है ना। तो प्रेगनेंसी वाले केसेस हैं, इसमें इसकी सेफ्टी अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं हुई है ना। तो ऐसे केसेस में बेडाक्विलिन को नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें हो गई बेडाक्विलिन के बारे में जिसे आपको याद रखना है। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कुछ खास एंटी-टीबी ड्रग्स के बारे में जिनकी कुछ चीज़ें जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उनकी ट्रीटमेंट की क्या गाइडलाइन है। चलिए तो अब अपन कुछ स्पेशल चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं एंटी-टीबी ड्रग्स के बारे में जो हमें याद रखनी चाहिए। तो जिसमें सबसे पहली चीज़ जो हमको याद रखनी चाहिए वो एक ट्रिक रहेगी जिसका आप इसी तरीके से लिखिएगा तो आप भी याद रख पाएंगे, रिंस। तो देखिए रिफाम्पिन प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड आइसोनियाजाइड INH, ये जो सारी ड्रग हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर टीबी के लिए भी इफेक्टिव होती है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था इथियोनामाइड एंड पैरामिनोसैलिसिलेट दे कॉजेस हाइपरथायरॉयडिज्म, है ना। तो हाइपरथायरॉयडिज्म वाला केस जो है उसमें भी ये दोनों ड्रग जो हैं वो हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज करती है। इसके अलावा पायराजिनामाइड एंड इथम्बुटोल दे बोथ कॉजेस हाइपर यूरिसीमिया, है ना। तो ये दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन गाउट, है ना। तो ये आपको याद रखना है। देखिए फिर इसमें जो IERZ इनके बारे में खास बातें आपको पता ही होंगी कि जो Z होता है ये स्लो डिवाइडिंग टीबी के लिए मोस्ट इफेक्टिव होता है। R जो होता है ये स्पर्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इथम्बुटोल जो होता है ये रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करता है, रेजिस्टेंस होने से प्रिवेंट करता है। एंड आइसोनियाजाइड इज फास्ट डिवाइडिंग टीबी के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
फिर आती है बेडाक्विनिन, BDQ, जो कि डॉर्मेंट टीबी जो होता है उसके लिए मोस्ट इफेक्टिव होती है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। फिर एक और चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के जो उन्हें जनरली टीबी के केसेस में नहीं दिया जाता है अनलेस एंड अनटिल वो ये फॉलोइंग कंडीशंस हों, जैसे कि मेनिंजाइटिस वाला टीबी हो, मेनिंजाइटिस वाला टीबी हो, इसमें ही सिर्फ जो अपनी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इन्हें दिया जा सकता है। स्पेशली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इंटेस्टाइनल टीबी। इंटेस्टाइनल जो टीबी होता है उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि इसमें परफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जो आपको याद रखनी चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप इन्हें इसी तरीके से याद रखिएगा। तो अब आपको क्या करना है कि हमारी तरफ से यहाँ पे टीबी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी जा चुकी हैं, है ना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है कि फार्मा बाबा पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स आपको जीपेट, नाइपर एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो आप इन्हें चेकआउट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और स्टे कनेक्टेड विद फार्मा बाबा। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक maybe related to CNS or maybe antifungal etc. after this videos. So stay connected with us.